साइमा बता सकते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? किसका सर? ये जो सामने दिख रहा है तुमको, एक्स का सर 1 रहेगा ना? क्या बात कर रहे हो तुम लोग, बार बार वो डिफरेंशिएशन क्यों कर देते हो? 0 से 1। ओके, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर देखो भूल गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन आता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। समझ रहे हो क्या? आवाज आ रही है मेरी? फरहान, साइमा, कुसुम? हाँ सर। पक्का ना? हाँ, तो क्या हो गया, ये भूल कैसे गए यार? ये सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो जाहिर सी बात है इसका इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है, एक्स स्क्वायर बाय 2, बराबर। अब जरा ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट ना? मैं यहाँ पे जो ये रेंज वाला पार्ट है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 0 से लेके 1, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और रेंज को लगा देना, ठीक है। अगला पार्ट क्या है तुम्हारा? अगला पार्ट ये जो कांस्टेंट का पार्ट है ना, यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर का 2 उसको साइड में ले लो। ओके, क्या यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट कुछ नहीं है, एक बार x की जगह पर 1 को डाल दो और बीच में माइनस की निशानी, फिर एक बार x की जगह पे 0 को डाल दो। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आने वाला है। सो आवर फाइनल आंसर विल बी हाफ। क्या सबको ये पैटर्न समझ में आया? कैसे सॉल्व करते हैं रेंज वाले इंटीग्रेशन को? सबसे पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी इसकी रेंज होती है एक बार ऊपर वाली रेंज को डालेंगे, बीच में माइनस, फिर एक बार नीचे वाली रेंज को डालेंगे। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आंसर लाएंगे। पक्का सबको समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ सर। कितने बजे रहेगा क्या टेस्ट? कितने बजे रहेगा? 7 से 8 के बीच में। मैं अप्रोक्सीमेट टाइम तो नहीं बता सकता, ये मान के चलो कि 7:30 रहेगा। 7:30 एग्जैक्टली 7 को शायद ना ले पाऊँ मैं, ठीक है। तो चलो जैसे कि ये वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली इसको करना कैसे। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने अभी, मैंने तुमको एक डेमो क्वेश्चन में बताया था, एक एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहले यार के u अपॉन v सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि हमसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा u अपॉन v। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 1 से लेके 9 रेंज आ रही है। यहाँ पर ना ये वाला पैटर्न पता है तुमको, a प्लस बी अपॉन सी का मतलब होता है a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, पता है ना? हाँ सर। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर कि x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, बराबर। क्या इतना समझ में आया है? अब मेरे ख्याल से चीजें काफी सिंपल होती जा रही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो ऊपर रूट लग जाएगा, याद है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऊपर वाले हिस्से में रूट लगा देते हैं, प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो ये x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इंटीग्रेशन को अंदर डाल देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मुझे बताओ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंट बोल रहा हूँ मैं भी, इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की, मैंने रूट एक्स का, जाहिर सी बात है तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एक्स की पावर हाफ लिख दिया। अब बता सकते हो कि एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है? कौन बताएगा? साइमा तुम बताओ। हाँ चलेगा, टेस्ट बताओ। +1 अपॉन n+1 ना वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? मैं डिटेल में कर लेता हूँ स्टेप को। x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, क्या यही होगा? और फिर देखो ये इंटीग्रेशन रेंज वाला है, तो रेंज वाले इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, जो उसकी रेंज होती है स्क्वायर ब्रैकेट के ऐसे साइड में लगा, लिख के रख देने के, छोड़ देने का, ठीक है ना। प्लस सेम चीज इसके साथ भी हम कर सकते हैं, एक्स रेज टू हाफ दिया हुआ है माइनस के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा? सेम चीज होगा ना, कोई नई चीज तो होगी नहीं इसके साथ भी। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -½ +1 अपॉन -½ +1, और जो रेंज है हम उसको साइड में लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। सर। हाँ बोलो।
दो ब्रैकेट बनती है तो दोनों के साथ रेंज लिखना है। जाहिर सी बात है, हमारा इंटीग्रेशन दोनों के साथ लगा हुआ है ना। हाँ सर। तो देखो मैं स्टेप भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, दोनों के साथ चीजों का ख्याल रख रहा हूँ, यानी एक तरह से ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए, राइट ना। तो दोनों को ट्रीटमेंट भी अलग अलग देनी पड़ेगी, राइट ना। जब इंटीग्रेशन जिन जिन पे पड़ता है उन उन पे तुमको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, x⁻² + 1 कितना होता है, 3/2 होता है ना, राइट ना। नीचे भी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। प्लस इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? -1/। तो यहाँ तक समझ में आया ना। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लास्ट स्टेप एंड फिर देन फिनाले। अब देखो मैंने क्या सिखाया था नेक्स्ट टाइम, कि तुम चाहो ये कांस्टेंट है ना, नीचे के जो देखो नंबर है कांस्टेंट है, उसको साइड में ले लेते हैं। पहली साइड में ले लेंगे तो अच्छा है, साथ में रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको साइड में लेता हूँ। साइड में लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 है, बाहर आ जाएगा तो 2/3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो लिख सकता हूँ। हाँ सर। प्लस सेम चीज उसके साथ भी करते हैं, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻²। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ये जो रेंज वाले पार्ट्स है, एक बार 9 को डालेंगे माइनस एक बार 1 को डालेंगे x की जगह पर। एक बार 9 को डाल देते हैं माइनस एक बार 1 को डाल देते हैं, राइट ना। ऐसे ही करते हैं इसके अंदर, सेम चीज इसके अंदर भी की जाएगी, इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में भी। तो कर लेते हैं इस तरह। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना। अच्छा ये 9 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 9 की पावर 3/2 कितना होता है, 3 स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, मतलब 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27। क्या सबको समझ में आया 27 कैसे आया, साइमा, फरहान, कैस, साइमा, फरहान, कैस, कुसुम, हाँ सर। अरमान। हाँ वापस बोलो ना। यहाँ तक के स्टेप समझ में आया तुम लोगों को, यहाँ तक का? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर समझा। मैं डिटेल में लिख देता हूँ स्टेप को, ताकि तुम लोग और अच्छे से समझ पाओ। हाँ सर। 1 के ऊपर कोई भी पावर रहने दो, वो 1 का 1 ही रहने वाला है। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 ओनली, तो 3 माइनस 1। ओके, 2/3 और 27 माइनस 1 कितना होता है, 26 होता है, प्लस और ये 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4, राइट ना। अब बात आगे करते हैं, ये 3 का है तो कुछ कटने के चांस नहीं लग रहे मुझे। 2 6 ये 26, 2 सा कितना होता है, 52, 3 4 12 होता है, तो 12 प्लस 52 कितना होता है, 64 होता है। तो ये जो 64/3 आया, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर समझा। तो पूरा सारे स्टेप डिटेल में समझ में आ, -2 डालो, फिर एक की वैल्यू आएगी। वेरी गुड। तो चलो डाल देते हैं। तो x की जगह पे कैस कह रहा -2 डालो तो a आ जाएगा। सिमिलरली x की जगह पे अगर मैं -3 डाल दूंगा तो मुझे b मिल जाएगा, राइट ना। तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर x की जगह पे मैं ये -3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, क्या कोई बता सकता है डायरेक्टली? कुसुम तुमको भी समझ में आ रहा है कि पूरा स्टेप करके बताओ? -1। -1, वेरी गुड साइमन, राइट ना। और b की वैल्यू और a की वैल्यू क्या आ रही है,
0 0 पक्का? बी की वैल्यू -1 राइट है। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो सब्स्टिट्यूट करके देखें, उनको आंसर राइट आएगा ही आएगा। ए की वैल्यू क्या आ सकती है? अगर x की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूं, अगर x की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूं -2, तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी +1, राइट ना? जिन्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज वो करके देख लें, मैं वेट करने को तैयार हूँ। फरहान समझ में आ रहा है? कुसुम ओके आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट था ना स्टेप, हम क्या करेंगे, जहां पर भी a है और b है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1/x+2 अपॉन x+3 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 a की जगह पे ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा x+2 और ये जो प्लस है ना बीच का वो माइनस बन जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू हमको क्या मिली है, -1 मिली है। ओके क्या यहाँ तक समझ में आया सबको स्टेप? यानी अब क्वेश्चन तुम्हारा बदल जाएगा। क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा। क्वेश्चन की जगह पे हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना हम वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/x+2 1/x+3 ओके dx। मुझे लगता है अब इसको सॉल्व करना काफी आसान है तुम सभी लोगों के लिए। आसान है कि नहीं? इंटीग्रेशन निकालना तो आसान ही होगा। हेलो हेलो हाँ सर। हाँ यहाँ तक समझ में आया? क्या बता सकते हैं कोई 1/x+2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? log x+2 वेरी गुड, log x+2 आएगा, राइट ना? तो लिख देते हैं यहाँ पे log x+2 2 से लेके 3 माइनस इसका क्या आएगा, सेम log x+3, राइट ना? 2 से 3 ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये हमने कर दिया, अब अगला स्टेप क्या है कोई बता सकता है? बोलो अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा? हाँ साइमा सर हम लोग x को बाहर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। पर फायदा क्या होगा 2 लेकर? और और 3 डाल दो। हाँ 3 और 2 डाल दो, उल्टा मत बोलो 3 और 2 डालो, ऐसा बोलो, क्योंकि जो ऊपर वाला रहता है पहले उसे डालते हैं, इससे भी आंसर में बदलाव आ जाएगा। अगर तुमने रेंज उल्टा सीधा डाल दिया ना तो माइनस प्लस का फर्क आ सकता है और कोई बड़ा फर्क भी आ सकता है, माइनस। ओके उसी तरीके से log 2 प्लस 2 ओके उसी तरीके से यहाँ पर भी करते हैं माइनस। ओके ये log यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 ओके माइनस log 2 + 2। समझ में आया यहाँ तक? क्या सबको समझ में आ गया? अब बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या आता है, डेफिनेटली 3 + 2 कितना होता है? 5 होते हैं, राइट ना? 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है, माइनस log 6 log 4 माइनस log 4। अब अगर तुमको मान लो बुक के पीछे आंसर अलग दिख रहा है तो जाहिर सी बात है log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है कि log a - log b होता है log a अपॉन b, यानी कि log 5/4 तुम यहाँ बोल सकते हो। मैं लिख देता हूँ वो भी आंसर, तुम चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो 5/4 माइनस ये हो जाएगा log 6/4 हो जाएगा, राइट ना? जाहिर सी बात है यहाँ पे अगेन वो है तो अपॉन वाला पार्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर समथिंग कुछ इस तरह से मिल सकता है। अगर मैंने इसको किया अपॉन में डाला तो ये हो जाएगा 5 4 हो जाएगा 25 और 6 5 हो जाएगा, सॉरी 6 4 हो जाएगा 24। इस तरह से तुमको फाइनल आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा। तो सबको समझ में आया क्या? एटलीस्ट स्टेप समझ में आया?
सर 25/24 कैसे आया? ओह वापस वेरी बताओ। गुड, ठीक है बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर डाला। ये क्या था, मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसलिए मैं इस सेक्शन में वो करके दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एटलीस्ट 5/4 और ये log 6/4 कैसे आया, सबको समझ में आया? अगला स्टेप क्या होगा, log a माइनस log b का मतलब होता है log a अपॉन b, राइट ना, इस तरह से। ओके, वैसे देखने में तो ये लगता है कि 4/4 कट जाएगा और रूल के हिसाब से तो कटना चाहिए। क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है कहीं पर? 3 + 2 5 होता है, 3 + 3 6 होता है एंड 2 + 3 5 होता है, गड़बड़ है। यहाँ पर 3 था, ये 2 + 3 5, हाँ तो यहाँ पे भी 5 आएगा, ये पे 5 आएगा, राइट ना, अब सही है। ओके, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा log, हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं 5/4 इंटू 5/6। ओके, तो 5 5 25, 6 4 24। समझ में आया सबको? साइमा क्लियर हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सर समझा। नहीं। उम्मीद करते हैं भारी नहीं पड़ रहा होगा। साइमा तुमको भी क्लियर हो रहा है? साइमा, अफरान, कैस, कुसुम, हाँ सर समझा। समझा ना? ओके, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे ठीक है x को तो मैं एज इट इज उतार लूंगा, e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर उसका e⁻⁻x ही रहेगा ना? हाँ माइनस एक्स ही रहेगा, और कोई चेंजेस आएंगे? अपॉन में जो भी चीज एक्स के साथ होती है, जैसे यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, -1 है, तो वो भी नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? तो जो डिनोमिनेटर में जो -1 नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पर देखो ये -1 जो आ रहा है, मैं उसको ना यहाँ पे ऐसे माइनस साइन करके लिख देता हूँ, चलेगा? सबको समझ में आएगा? समझ में आ रहा है सबको कि माइनस साइन कहाँ से आई? ओके, हाँ नाउ सर। माइनस, नाउ नेक्स्ट टर्म x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। ओके, e रेज टू का अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि क्या होता है, राइट ना? तो इसका हो जाएगा वही सेम चीज जो इसका हुआ, -x अपॉन -1, तो यहाँ पे -1 लिखो या इसको प्लस कर दो, तुम्हारी मर्जी। ओके, dx। ओके, देखो मैं एक सवाल पूछूंगा इस आगे के स्टेप में, देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा लॉजिक लगा पाता है, क्योंकि इसका जवाब हार्डली कुछ लोगों को पता होता है। तुम लोग अगर गूगल का सहारा लोगे तो डबल फंस जाओगे, क्योंकि गूगल पे भी मिक्स आंसर मिलने वाले। ओके, फिर उसके बाद का स्टेप ये कहता है कि एक बार तुम ऊपर वाले टर्म को डालो, हमारा ऊपर वाला टर्म क्या है, इन्फिनिटी, और एक बार नीचे वाले टर्म को डालो बीच में माइनस की निशानी के साथ। तो यहाँ पर अब मेरा एक सवाल उठता है कि बताओ इसमें क्या आएगा? ये वाला तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करना काफी आसान है, पर इस वाले में क्या आएगा वो मैं जानना चाहता हूँ। मैं जब तक ये वाले को सॉल्व करके बताता हूँ कि आगे क्या होगा। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ नई चीज नहीं आने वाली, e रेज टू माइनस e रेज टू x ही आने वाला है, 0 से लेके इन्फिनिटी। सिंस पावर माइनस में है, इसका मतलब 1/e रेज टू x हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। सिंस डिनोमिनेटर में जब ये लिमिट को अप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और मैं चीजों को जरा सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ की साइन चेंज हो जाएगी, और एक बार लिमिट जो है यहाँ पर इन्फिनिटी अप्लाई होगा, माइनस यहाँ पर 1/0 अप्लाई होगा। सो यू कैन इजीली गेस कि क्या आंसर आने वाला है। 1/e की पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है कि पूरा का पूरा टर्म ही इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट ना? ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/∞ माइनस ये एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, तो ये हो जाएगा। जब अपॉन में इन्फिनिटी हो, यानी 1/∞ हो, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, 0 ही आता है ना, राइट? जाहिर सी बात है यहाँ पे -1 बचेगा, -1 बचेगा कि नहीं? ठीक है,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आने वाला है, +1 बच रहा है। अब मेरा सवाल है कि ये वाला डिसाइड करेगा कि क्या आंसर 1 रहेगा या कुछ और होने वाला है। तो ये मुझे तुम लोगों से जानना है कि बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर e रेस टू माइनस एक्स तो 1/e रेस टू एक्स हो जाएगा। पहले ये बताओ फरहान कि देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज करूंगा मैं, एक बार इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा, एक बार 0 अप्लाई करूंगा, बरोबर, माइनस करके, राइट ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जैक्टली आंसर आएगा क्या, अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो गड़बड़ क्या हो सकती है, सोचो सोचो, कम ऑन फास्ट। हाँ फरहान क्या कह रहे हो, दो, 2 0 आएंगे, मतलब 0 - 0 ऐसा तुम बोल रहे हो। हाँ। ठीक है चलो तुम सही कह रहे हो, पर ऐसा क्यों, रीजन क्या हो सकता है इसका। e रेस टू इंफिनिटी तो 0 ही हो जाएगा ना। देखो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इन्फिनिटी लाया तो देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये दोनों ही इन्फिनिटी हो जाएंगे, राइट ना। इसका अंडरस्टैंड होता है कि e⁻⁻x का अब भी आपने ने सॉल्व किया, अगर इन्फिनिटी अप्लाई किया तो आंसर 1 ही आने वाला है। बट व्हाट अबाउट दिस x, इस x पे तो जब शुरुआत में ही x मल्टीप्लीकेशन से जुड़ा है, राइट ना। यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दूंगा तो यार एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी क्या होता है, तो वही तो फिर 0 - 0 कैसे आया, बोलो बोलो फरहान, ऐसा क्यों, साइमा तुम बता सकते हो। हाँ साइमा, साइमा क्या हो गया, आज इतनी एनर्जी डाउन डाउन क्यों है तुम लोगों की। तो समझा नहीं मेरे को। तुमको ये राइट साइड का पार्ट जो मैंने सॉल्व किया ये समझ में आया कैसे, नहीं सर। हाँ क्या बात सर, है, नहीं समझ में आया दोनों को, साइमा को भी और कैस को भी। फिर मुझे समझा। मेरे को नहीं आया समझ में। मैंने क्या किया पता है क्या कैस, मैंने ये वाले पार्ट को इधर ही रोक दिया और ये वाला जो पार्ट चल रहा था ना हमारा, ये हाइलाइटर का इस्तेमाल करता हूँ मैं, ये वाला पार्ट मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट को नीचे सॉल्व करता गया, राइट ना। तो इस वाले पार्ट को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻⁻x का e⁻⁻x ही होता है, राइट ना। और डिनोमिनेटर में जो चीज x के साथ होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो x के साथ -1 अटैच था तो -1 आ गया, ये रीजन है कि हमको आंसर ऐसा मिला, राइट ना। और मैंने रेंज को 0 से लेकर इन्फिनिटी लगा दी, यहाँ तक समझ में आया कैसे। हाँ सर। फिर उसके बाद e⁻⁻x का मतलब क्या होता है, e⁻⁻x का मतलब होता है 1/e⁻x, यहाँ पे -1 रहेगी, ओके, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, फिर बाद में मैंने -1 को देखो यहाँ बाहर निकाल दिया इसलिए माइनस लिख दिया था, राइट ना, प्लस माइनस माइनस होता है ना। हाँ कैसे, तो फिर मैंने क्या किया, एक बार 1/e⁻x की जगह पर इन्फिनिटी डाला, फिर एक बार माइनस लिख के 1/e⁻x की जगह पे 0 डाला, x की जगह पे हम 0 डालते हैं, यही करते हैं ना, रेंज जब आता है तो हर बार एक बार x की जगह पे ऊपर वाला टर्म डालते हैं, फिर एक बार नीचे वाला डालते हैं। यहाँ पे समझना काफी आसान था कि जब 1/e⁻⁻ होता है तो 1 पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो गया मतलब एनीथिंग, अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है मतलब आंसर 0 आता है, ये हमने लिमिट्स और उसमें देखा था कंटिन्यूटी में, याद है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बन गया, 0 माइनस, और एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पर क्या बच रहा था, 1 बच रहा था, सिंस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो आंसर क्या आ गया, +1 आ गया, बरोबर। अब समझ में आया क्या ये राइट साइड वाला पार्ट, ये। हाँ सर समझा। अब सवाल मेरा ये था कि ठीक है मैंने तो ये वाला पार्ट सॉल्व किया, इस वाले पार्ट का क्या, इसका आंसर, क्योंकि फरहान ने बोला कि 0 - 0 आएगा, पर मैं वो जानना चाहता हूँ वो क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, रूल के हिसाब से तो देखो ये होना चाहिए, एक बार इसकी जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा x की जगह पर, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी, तो ठीक है e⁻⁻ का वो हमको पता चल गया, वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, राइट ना। क्या बोलो, फिर से बोलो फरहान, तुम्हारी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है। इंफिनिटी इंटू 0 0 नहीं हो सकता। तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ बेटा क्यों। सर e⁻⁻ तो 0 हो ही जाएगा, तो इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसका जरा आंसर को समझाने के लिए मैं जरा तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जांपल पे ध्यान देना। अगर मैं तुमको बोल दूं फरहान के, बोलते ना मेरे घर पे ना भूत है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो
रात में ना लाइट अपने आप चालू बंद चालू होती है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम ऐसे बंदे हो जो मान लो काफी नास्तिक टाइप के बंदे हो, तुम ना मतलब थिंक करते हो, तुम डायरेक्टली उसको रियल नहीं मानते, तुम भूत प्रेत और गॉड किसी भी चीज पे मान लो बिलीव नहीं करते, तो तुम्हारा थॉट क्या रहेगा? तुम खुद को एक साइंटिस्ट समझो। इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे? तुम क्या लगता है कैस, तुम क्या करोगे? हाँ कैस साइमा, तुम्हारे हिसाब से उसका तुम कोई वजह ढूंढोगे, एक रीजन ढूंढोगे, राइट ना? हो सकता है बटन में कुछ हो, जैसे कि अगर तुमको याद होगा कि एक गार्डन में अपने आप वो झूला झूल रहा था, याद है कि नहीं? बाद में पुलिस ने चेक किया तो पता चला कि किसी ने जरूरत से ज्यादा ग्रीस डाल दिया, जिसकी वजह से वो जो झूला था थोड़ा भी ऐसे टच करने पर वो झूलने लगता था, उस पर कोई भूत वूत नहीं बैठा था, याद है कि नहीं? वो बीच में वायरल वीडियो हुआ था। तो यहाँ पर कैसा है, हमको ऐसा साइंटिफिक सोचना पड़ता है, हमको लॉजिक ढूंढना पड़ता है। अगर कोई नंबर पे की जगह पर अगर इन्फिनिटी आ जाता है ना, इमेजिन यार कि अगर ये पूरी की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा तो प्लस करके यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब पूरा आंसर ही तुम्हारा इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा अनडिफाइंड। और कोई चीज अननोन कैसे हो सकती है? उसके पीछे कुछ तो वजह हो ही सकती है ना। हम रैशनल थिंक करते हैं हमेशा, और यही रीजन है क्योंकि हमारा मानना क्या है कि देखो यहाँ पर डायरेक्टली जीरो बोला है तो जीरो ही होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि 0.0000014 होगा, कुछ नहीं, हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं, हमने डायरेक्टली जीरो ही एज्यूम करके चला। ये रीजन है कि ये ऐसे सिचुएशंस में हम हमेशा जीरो ही एज्यूम करते हैं। समझ में आया क्या? यहाँ पे जरा रैशनल थिंकिंग चाहिए, जरा लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। समझ में आया है कि नहीं? क्योंकि अगर तुम लोग ने गूगल में जाके चेक किया कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, तो देखो लॉजिक तो ये कहता है कि कोई भी चीज इन्फिनिटी से टकराए तो इन्फिनिटी बनेगी, सिवाय इस कंसेप्ट को छोड़ के, ये वाला कंसेप्ट को छोड़ के, यहाँ पे आंसर जीरो आता है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना कोई भी नंबर जीरो इटसेल्फ, तो वो भी जीरो बनता है। ओके, ऐसा उनका मानना है। लेकिन यार यहाँ पर हमको कोई फिक्स चीज पता नहीं है, हमको फिक्स चीज ये नहीं पता कि जीरो पक्का ये जीरो ही है कि 0.00000000123 जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, हमको कुछ नहीं पता, राइट ना? ये रीजन है कि हम हमेशा बोलते ना एक अप्रोक्सीमेट पे ध्यान देते हैं, हम जीरो ही लिखकर छोड़ देते हैं। समझ रहे हो क्या? उम्मीद करते हैं